न- नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 4 होगा आज, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज हमारा प्रोनाउन का पार्ट 4 है ना, एक बार कंफर्म करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 होगा। प्रोनाउन का पार्ट आज हम 4 पढ़ने वाले हैं और आज आपका लास्ट पार्ट भी है ना। आज हम प्रोनाउन को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी एक ऐसा रूल नहीं है कि जो हमने प्रोनाउन का स्किप किया होगा। जी, बताओ कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया हैं? ठीक है, करते हैं हम अपना। हाँ भाई, ओके जी, ठीक है, करते हैं हम अपना सेशन शुरू। प्रोनाउन में एक छोटा सा कंसेप्ट अभी आपका बचा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन का आपका एक कंसेप्ट बचा है छोटा सा, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कहाँ गया? व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? लास्ट में है, ओके। हाँ, हाँ जी। रिलेटिव प्रोनाउन एज ए व्हाट, जब व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछता है उस टाइम पे मैं व्हाट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बात कर रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे दैट होता है, वो होता है, विच होता है, और वो के केस भी हैं, वूम और वूज। विच के केस भी हैं, ऑफ विच जो होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलो, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यह हु विच दैट से थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है? बस इतना सा अलग होता है, इससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आती है। यह किसी नाउन प्रोनाउन को रिलेट नहीं कर रहा होता है, भाई इतना सा आप समझ लो। इससे पहले एंटीसीडेंट या रिलेटिव प्रोनाउन, देखो ये एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का खुद काम करता है। इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता है। व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आती है, व्हाट खुद ही नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब किसी आइडिया थिंग की बात हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन को व्हाट की तरह यूज करते हैं, है ना। जब हम किसी चीज की बात करें तो जो चीज जो बात हो उसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही वांट, मुझे नहीं पता व्हाट ही वांट, वह चाहता क्या है। तो जिस चीज को वो चाहता है वो मुझे नहीं पता वो क्या है। तो व्हाट में अपने आप देखो, आई डोंट नो व्हाट मतलब व्हाट थिंक, द थिंक दैट ही वांट। आई डोंट नो व्हाट का मतलब है द थिंक, द थिंग दैट ही वांट। तो यहां व्हाट का मतलब है थिंक दैट। बेसिकली आपको इतना समझना है, व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आएगी, ठीक है। व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आएगी, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही पहचान लोगे। सी एक्सप्लेन्ड, अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन विच आया है। आपको पता है हु या विच या दैट तब आते हैं जब उनसे पहले कोई एंटीसीडेंट हो, कोई नाउन हो। यहां इनसे पहले कोई नाउन नहीं आई है, V2 आई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वट लगाऊंगा। ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसका मतलब। जी, नाउन में वो भी कराएंगे, वो मैं ना, वो मैं आपको वो उसमें कराता हूँ, वन वर्ड में कराता हूँ। मैं वन वर्ड में कराता हूँ। वूज कैसे हो जाएगा? हैपन्ड आगे भी V2 है, वूज तो कोई किसी भी तरह से नहीं हो सकता। मैंने बोला सीधा सीधा सिंपल सा रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन तब आ सकता है व्हाट जब उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो व्हाट ही आएगा। बस इतना देख लो, बस इतना देख लो, बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी वूम यू सा। तो टेल मी, मुझे बताओ, कोई एंटीसीडेंट नहीं है,
whom you saw नहीं, what you saw, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। टेल मी व्हाट यू सा, एंटीसीडेंट नाउन होता है, नाउन नहीं है। टेल मी व्हाट यू सा, टेल मी व्हाट यू सा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, और कुछ क्वेश्चंस ले लो। कई बार ये पूरे के पूरी क्लॉज की तरह भी काम करता है, जब पूरी क्लॉज एक नाउन की तरह काम कर रही हो। वट ही सेड वॉज ट्रू, वट ही सेड वॉज ट्रू, जो उसने कहा वो सच था। तो ही सेड वॉज ट्रू, अब इसने यहां पर वट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वट ही सेड वॉज ट्रू। अब कोई और रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, आपको पता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में और कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ ही नहीं सकता है, नहीं वो भी नहीं होगा। टेल मी वूम यू सा, नहीं वो भी नहीं होगा। whom did you surprised everyone, what did surprised everyone, whom नहीं what। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट विच हु आते हैं सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ व्हाट आ सकता है। अब व्हाट या तो आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या आएगा सेंटेंस के बीच में जब कोई नाउन ना हो एंटीसीडेंट के रूप में। अब देखो कितना इजी है, मैंने दो बातें आपको बताई, मैंने दो बातें आपको बताई, आप उस की पॉइंट को पकड़ा कीजिए। यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बीच में आई है। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया, एक तो होते हैं हु और उसके केस, वो, whom, whose। एक होते हैं विच और उसके केस, विच और ऑफ विच। एक होता है दैट। अब इन सब की शर्त है हम या तो आएंगे सेंटेंस के मिडल में, है ना, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये नहीं आ सकते हैं। दूसरा, इनसे पहले कोई नाउन जरूर आती है, नाउन जरूर आती है इनसे पहले, इनसे पहले नाउन आती है। व्हाट जस्ट ऑपोजिट है, व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, या इससे पहले नाउन नहीं आई हो तब आएगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, अब रिलेटिव प्रोनाउन बीच में दिया, तो पहले नाउन नहीं है व्हाट आ गया, पहले नाउन नहीं है विच नहीं व्हाट आएगा, पहले नाउन नहीं है विच नहीं व्हाट आएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिर्फ व्हाट आता है और कुछ नहीं आता है, व्हाट आता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो आगे बढ़ता। और कुछ क्वेश्चंस है, सब जगह वही बात आपसे बोलूंगा, बस आप यही देखते चले जाना। जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सी गेव मी एवरीथिंग वू सी हैड, सी गेव मी एवरीथिंग वू सी हैड। आई टोल्ड हिम ऑल विच आई न्यू, अब मैंने उसे सब कुछ बता दिया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई टोल्ड हिम ऑल। अब विच आई न्यू या व्हाट आई न्यू, जो मैं जानता था, जो मैं जानता था, व्हाट आई न्यू। व्हाट मतलब द थिंग दैट आई न्यू, व्हाट मतलब द थिंग्स दैट आई न्यू। जो भी बातें मैं जानता था मैं उसे सब बता चुका हूं। हु आर यू इंटेरोगेटिव है, हु आर यू वो इंटेरोगेटिव है, आप समझो। हु आर यू, यहां ये इंटेरोगेटिव साइन आए, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव वर्ड है ये, रिलेटिव नहीं है ये। दूसरा, सी गेव मी एवरीथिंग हु सी हैड, सी गेव मी एवरीथिंग, रिलेटिव प्रोनाउन। यार भाई तुम तो कतई, रिलेटिव प्रोनाउन का पता लगेगा जब हु, whom, whose, which सेंटेंस के बीच में आए और फुल स्टॉप हो, तब हमें पता लगेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव साइन हो तब ये इंटेरोगेटिव है और रिलेटिव नहीं है। सी गिव मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब दे दिया। व्हाट सी हैड,
जो उसके पास था। सिंपल सी बात है। अब यार मेरी तो जुबान टूटने वाली है, बताते बताते रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आती है, बीच में आती है। लिसन टू व्हाट आई से, बस वही देख लो, एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेड, जो टीचर ने कहा है उसको सुनो। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। बस बार बार आपको वही बात बता रहा हूं, वट जो चीज या जो बात, जो बात या जो चीज की बात हो उसके लिए वट लगाओगे, जो बात या जो चीज। जैसे पे अटेंशन, ध्यान दो, टू उस तरफ द टीचर एक्सप्लेन, जो बात टीचर ने एक्सप्लेन की है, तो जो बात के लिए वट लगाओगे। लिसन टू वट आई से, जो बात मैंने बोली है उस पर ध्यान दो। बस इतना ध्यान में समझ लो, जो बात या जो चीज के लिए वट आएगा, जो बात या जो चीज के लिए। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया, जो बात मैं जानता था। वट आई न्यू, जो भी बात मैं जानता था। सी गेव मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब दे दिया। वट मतलब जो चीज सीड हैड, जो उसके पास थी। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे करके दिखाएंगे। इजी है, बहुत इजी है, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। टेल मी वाले में नाउन कहाँ है? प्रोनाउन है, टेल मी व्हाट यू से। अभी प्रोनाउन में ही आपको प्रॉब्लम होने लगी, तो प्रोनाउन ना थोड़ा सा एडवांस है। प्रोनाउन थोड़ा सा एडवांस है, जैसे आप और बाकी चीजें पढ़ोगे ना तो प्रोनाउन के रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। बार बार प्रोनाउन के रूल में आगे लेके आऊंगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आपको 50% भी चीजें समझ आ रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैं रूल बार बार लेके आऊंगा। सबसे पहले आप बोलो सर जी, स्टार्टिंग में व्हाट आता है। दूसरी आप एक चीज देख सकते हो, ही नीड्स इज प्रॉपर गाइडेंस। व्हाट ही नीड्स इज प्रॉपर गाइडेंस, उसको जरूरत है, जिस बात की उसको जरूरत है, जो बात जो जिस बात की उसको जरूरत है वो है प्रॉपर गाइडेंस। फॉरगॉट वर्ब है, V2 है, वर्ब के बाद तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट आता है। अगर बीच में आया है तो एंटीसीडेंट नाउन नहीं है, व्हाट आएगा। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर जी, whom you think doesn't matter here, तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज यहां पर मैटर नहीं करती है? मैटर नहीं करती है, तो आप बोलोगे जी व्हाट यू थिंक डजेंट मैटर है। स्टार्टिंग में आया व्हाट आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। आप बोल रहे हो सर जी थिंग वाला था एवरीथिंग वाला। मेरे भाई अगर एंटीसीडेंट ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं जो बात जो चीज की, तो उसे व्हाट रिलेट करता है, तो फिर दैट वाला वो लगेगा ही नहीं रूल। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वर्ब की V1 है, कुड नॉट V1। और आपको पता है वर्ब के बाद तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट आता है, देखना ही नहीं कुछ और। वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ व्हाट आता है। हु डज, हु मैटर्स मोस्ट इज ऑनेस्टी, हुज मैटर्स या व्हाट मैटर्स मोस्ट, स्टार्टिंग में व्हाट आता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट। ठीक है, ठीक है, इजी है। जो मैटर करती है सबसे ज्यादा वो है ईमानदारी, सबसे ज्यादा मैटर करती ही ईमानदारी। देखो, आप ईमानदार लोगों से फाइट कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो, जीत भी सकते हो, दोगले लोगों से जीत ही नहीं सकते। कंपटीशन आपका हो ही नहीं, कंपटीशन ही मत करो दोगले लोगों से। जैसे मैं कभी दोगले लोगों से कंपटीशन नहीं करता। आज आप देखोगे दोगले लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का समाज है ही दोगले लोगों का। दोगले, और मैं, बोलते हैं ना, चार चश्मे लगा के दोगले लोगों का दोगलापन देख रहा हूं। लेकिन मुझे फिर कई बार ना ये भी फील होता है कि यार ये टीचर कहलाने लायक ही नहीं है, ये कैसे खुद को टीचर बोलते हैं। एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है, लेकिन जैसे आप स्टूडेंट हो, अब आपको पता है अपनी सच्चाई, कि जो स्टूडेंट रियल में लाइब्रेरी में स्टूडेंट कितनी पढ़ाई कर रहे हैं,
कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हमें तो ऐसा ही लगता होगा भाई स्टूडेंट बहुत पढ़ रहा है, आपके माँ-बाप को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन सच्चाई आपको पता है। आप स्टूडेंट के बीच रह रहे हो कि मैं खुद कितना पढ़ रहा हूँ और मेरा फ्रेंड सर्कल कितना पढ़ रहा है, कितनी ईमानदारी से हम पढ़ रहे हैं। ऐसी मैं टीचर कम्युनिटी में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन टीचर कितना ईमानदार है, कितना दोगला है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मुझे मतलब खुद ये शर्म आती है कि ये खुद को टीचर कैसे बोल सकते हैं। इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है? मतलब हो भी कैसे सकता है कोई इतना दोगला टीचर होके? कम से कम टीचर प्रोफेशन को बिजनेसमैन मत बनाओ। मतलब इस प्रोफेशन में आके बिजनेसमैन मत बनो, किसी के इमोशन से मत खेलो। आज के टीचर की पहली प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स के इमोशन से खेलना। स्टूडेंट के आज पता है इस बिजनेस में ये बिजनेस बन चुका है, अब ये मैं सच बता रहा हूं आपको। पहले क्या होता था, शिक्षा और चिकित्सा दोनों को धर्म माना जाता था, धर्म माना जाता। आज शिक्षा और चिकित्सा ही दोनों सबसे बड़े व्यवसाय हैं और दोनों में ही इमोशन से खेला जाता है। आज शिक्षा, कुछ लोग बचे हुए हैं अंकित सर जैसे, मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं या अंकित सर मेरे बॉस है, नहीं। रियल में मैंने नजदीक से ऑब्जर्व किया है इस चीज को। अंकित सर जैसे लोग, राहुल तेवतिया सर जैसे कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्होंने आज भी शिक्षक की गरिमा को मेंटेन किया हुआ है। वरना शिक्षा को इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है ना। और पता है खेला किससे जाता है? प्योरली इमोशन से। तुम कैसे स्टूडेंट्स को कैसे इमोशनल करके अपना बना सकते हो, उसके लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाई जाती है। लेकिन मुझे इतना भी पता है अगर ऊपर वाला कहीं है ना, वो जरूर देख रहा होगा, वो जरूर देख रहा होगा और वो इस चीज का जरूर तुम्हें मतलब तुम्हें भुगतना तो जरूर पड़ेगा, आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा। हो सकता है तुम बहुत अच्छा नाम कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन किसी दूसरे रूप में वो तुम्हें पनिश तो करेगा भाई, ये मेरा विश्वास है। वो पनिश करेगा क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, हमें किसी के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, चलो। आज मन में ये बात आई, यहाँ ये बात चली, मन में आई, और आपको पता है मेरा ऐसा नेचर है, कोई बात मन में आती है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप जिन किसी का भी नाम ले रहे हो ना, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी बोली है। आपको लगेगा ये छोटा सा टीचर ये दूसरों के लिए इतनी बात बना रहा है, लेकिन मैं उस डिपार्टमेंट का, उस सेगमेंट का एक अंग हूँ, के अंदर हूँ मैं, तो मुझे पता है। अब तक के जितने भी टीचर का आपने नाम लिया है, जितने भी टीचर का नाम लिया है, सब उसी कैटेगरी में आते हैं जो आपके इमोशन से खेलते हैं, शिक्षा को व्यवसाय बना के रखा हो। इतना बोल सकता हूँ। बस मैं इतना, जो भी नाम आपने अब तक लिए, इतना क्योंकि मैं अंदर हूं, मुझे पता है चीजें कैसे कैसे प्लान किया जाता है स्टूडेंट्स के इमोशन से खेलने के लिए, किस तरीके से प्लान किया जाता है। हम कभी उस प्लान का हिस्सा नहीं रहे, इस बात का हमें घमंड। बोलते हो ना सर आप किस बात का, आप मुझे एज अ टीचर इस बात का घमंड हो सकता है कि कभी मैंने आज तक किसी स्टूडेंट्स के इमोशन से नहीं खेला, उसके इमोशन को अपनी पॉपुलैरिटी का माध्यम नहीं बनाया आज तक। किसी स्टूडेंट के इमोशन को अपनी पॉपुलैरिटी का माध्यम नहीं बनाया, इस बात का घमंड, और कोई घमंड नहीं है। चलो हम अंतर देखते हैं इट्स और इट्स में, इसमें हम अंतर देखते हैं। हाँ, खान सर रियल लिजेंड है, ठीक है। इट्स और इट्स में, इट तो आपको पता ही है, इट प्रोनाउन है, एनिमल बर्ड्स थिंग्स और टाइम वेट उन सब के लिए आता है, ठीक है। ये जो इट है, नहीं ऐसे में कौन खराब है किसी का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, अच्छे हैं उनका नाम ले सकता हूं, क्योंकि बुरों का प्रचार नहीं करना चाहिए, अच्छों का प्रचार करना चाहिए, ठीक है। चलो, इट्स तो आपको पता ही है, पढ़ा रखा है मैंने। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इस इट्स और इस इट्स में होती है। ये जो इट्स है इसके तीन मीनिंग होते हैं, इट्स के तीन मीनिंग होते हैं। कौन कौन से मीनिंग? अब आपको लगेगा सर ना आप दूसरों की तरक्की से जल रहे हो, नहीं मेरे भाई।
कसम से ऐसा कुछ भी नहीं। आज तक आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरी वो इच्छा रही हो कि दूसरा क्यों तरक्की कर रहा है इतनी, मैं क्यों नहीं कर रहा? यार मुझे भगवान ने, अगर मैं बोलता हूँ एक चीज जो बहुत अच्छी दी है, वो यही दी है कि मुझे दूसरे से जलन नहीं होती। मुझे दूसरे से जलन नहीं होती। शायद एक चीज ये बहुत अच्छी दी है कि कभी कोई व्यक्ति को देख के मुझे जलन नहीं हुई आज तक। बस मैं एक ही बात बोलता हूँ, भगवान इसको भी तरक्की दे, मुझे भी दे। इसके हिस्से की, इसके मेहनत की तरक्की इसे दे, मुझे मेरे हिस्से मेरे मेहनत की तरक्की दे। मैंने शायद मेहनत कम करी होगी या ज्यादा करी होगी, उसने मेहनत कम करी होगी, ज्यादा करी होगी। ठीक है, चलो। इट्स के तीन मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग है इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। एक इट वॉज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। एक इट हैज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। इट्स के तीन मीनिंग। इट इज को शॉर्ट में इट्स, इट वॉज को शॉर्ट में इट्स, इट हैज को शॉर्ट में इट्स। शॉर्ट में बोलते हैं इन्हें। ठीक है, चलो। वही मैं आपको बोल रहा हूं, ये है इट्स द बेस्ट बुक। अब इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं? इट्स द बेस्ट बुक का मतलब है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। कैसे? इट्स द बेस्ट बुक मतलब इट इज द बेस्ट बुक, बिल्कुल यह सबसे अच्छी किताब है। और इट वॉज द बेस्ट बुक, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट्स द बेस्ट बुक मतलब इट इज द बेस्ट बुक, इट वॉज द बेस्ट बुक, इट इज द बेस्ट बुक, इट वॉज द बेस्ट बुक। ठीक है। इट्स वेरी कोल्ड यस्टरडे, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग देखो, ये मैं अलग पेज पे लिखूंगा वरना तुम हिंट समझ जाओगे। इट्स वेरी कोल्ड यस्टरडे, ये है। अब इट्स के तो तीन मीनिंग होते हैं। क्या इसको मैं इट इज वेरी कोल्ड यस्टरडे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे इट हैज वेरी कोल्ड यस्टरडे लिख सकता हूं? बताओ कौन कौन से सही है? आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में मुझे एक हिंट मिली, यस्टरडे। यस्टरडे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बन सकता है, तो ये ना तो हो सकता है इट हैज वेरी कोल्ड यस्टरडे, ना हो सकता है इट इज वेरी कोल्ड यस्टरडे। इसका एक ही मीनिंग है, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, एक ही मीनिंग है। बताओ। ठीक है, चलो। यस्टरडे आ रहा है। अब इट्स बीन ईयर्स सिंस आई मेट राहुल, सालों बीत चुके हैं जब से मैं मिला हूं। किससे? राहुल से। जब से मैं राहुल से मिला हूं। चंदन कुमार यादव। नहीं भाई, एक दो लोग आपने गलत चुने, बाकी सब सही सुने। एक दो लोग गलत चुने हैं आपने बस। अब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं सिस्टम का पार्ट हूं, तो मेरे गलत होने के चांसेस बहुत कम है। आप लोगों के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे बताओ इट्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, क्या इट इज बीन, या इट वॉज बीन, या इट हैज बीन? बताओ क्या मीनिंग है इसका? इट्स बीन, बीन आगे लगा है, इज के बाद बीन नहीं आ सकता, वॉज के बाद बीन नहीं आ सकता, इट्स हैज के बाद बीन आ सकता है। तो यहां इसका मीनिंग है इट हैज बीन years since I met राहुल। ठीक है। इट वॉज नहीं हो सकता, इट इज नहीं हो सकता, क्योंकि आगे बीन लगा हुआ है। बीन हैज के साथ आता है। चलो, इट वॉज बीन ईयर्स, नहीं, नेवर।
वॉज बीन नहीं होता है, इज बीन वॉज बीन नहीं होता है, हैज बीन होता है, हैज हैव हैड के बाद बीन आता है, हैज हैव हैड के बाद बीन आता है, इज एम आर वॉज वर के बाद बीन नहीं आता है। ठीक है, चलो फिर आप बोलोगे इसका क्या मीनिंग है, इसके तीनों मीनिंग हो सकते हैं, नहीं इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड और इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। इट हैज रेनिंग नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट हैज रेनिंग नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो, क्योंकि हैज के बाद V3 आती है, वर्ब में है आईएनजी, तो इट इज हो जाएगा, इट वॉज हो जाएगा, इट हैज नहीं होगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं अभी कि एरर कैसे आते हैं। इट्स माई फर्स्ट डे एट वर्क, तो इट इज माई फर्स्ट डे हो सकता है, फर्स्ट डे हो सकता है, इट वॉज माई फर्स्ट डे हो सकता है, इट इज माई फर्स्ट डे एट वर्क, इट वॉज माई फर्स्ट डे एट वर्क। अब इट हैज माई फर्स्ट डे नहीं हो सकता है, यहां पर इट हैज माई फर्स्ट डे बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स बीन अ डे लॉन्ग, अब बीन है तो ना तो इज आ सकता है ना वो जा सकता है, अब सिर्फ है जाएगा। तो इट्स के तीन मीनिंग, इट इज, इट वॉज, अगर टाइम मेंशन नहीं है, जैसे यहां बाहर बारिश हो रही है, नहीं बताया आज हो रही है कल हो रही है, तो इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। यहां मेरा वर्क पे पहला दिन है, अब नहीं बताया टाइम कि कब, तो इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, हैज नहीं हो सकता। और अगर आगे बीन लग गया तो सिर्फ हैज होगा। ये तो हो गया, थोड़ा सा आपको ये अंतर पता चले कहां पे इज आता है, कहां पे वॉज आता है, कहां पे हैज आता है। ठीक है, चलो अब बात है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इट्स का यूज कहां होता है। देखो मैं आई के एग्जांपल से कंपेयर करके बताऊंगा। आई, मी, माई होता है, और माई, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई एडजेक्टिव केस, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही इट सब्जेक्टिव केस है, इट ही ऑब्जेक्टिव केस है, और ये इट्स है। अब ध्यान से देखना, ये वाला इट्स, ना कि ये वाला इट्स, ये वाला इट्स नहीं, इस बात को ध्यान देना। जैसे माई प्लस नाउन के बाद क्या आती है, जैसे माई प्लस नाउन के बाद क्या आता है, माई प्लस नाउन के बाद माई को नाउन चाहिए, ऐसे ही इट्स को नाउन चाहिए, और इसका ये वाला केस होता ही नहीं है। माई को तुरंत बाद नाउन चाहिए, ऐसे ही इट्स को तुरंत बाद नाउन चाहिए। अब उस बात को छोड़ दो, ये ऐसे है, हर कोई उस लेवल का बिजनेसमैन नहीं है, कोई कम है, कोई छोटा है, कोई छोटा है। थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत कोई नहीं करता, थोड़ा बहुत तो जो मैंने नाम लिए अच्छे में, थोड़ा बहुत तो वो भी करते हैं, क्योंकि फिर संस्था चलानी है, फिर कहाँ से फीस देंगे, तो थोड़ा बहुत तो वो जायज है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन एक मत ना बोल देना कि मेरा प्राइम जो वो है पर्पस है वो सिर्फ दूसरा ही है, वो नहीं होनी चाहिए चीज। ठीक है, तो मेरे भाई अपस्टफी एस मतलब वो दिखाता है इज वाले इज को, वॉज वाले इज को, हैज वाले इज को। ये जो इट अपस्टफी एस है ये दिखाता है इट इज को, इट वॉज को, इट हैज वाली इस वाली एस को। पता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें ये वाली इस है, ये वाली इज है, ये वाली इज है। पता है कैसे, जैसे आपने बोला डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है डू, और बीच वाले ये खा गए अपस्ट्रफी से लगा के लास्ट में टी लगा दिया, एंटी, डोंट। डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोल देते हैं, डिडंट बोल देते हैं। ऐसे ही
इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, तो ये आई को खा जाते हैं, अपस्टफी एस लगा देते हैं, ये वाली एस है अपस्टफी में। और अगर ये नहीं है तो ये माई वाली है। अब शर्त क्या है, माई को चाहिए अपने बाद नाउन, माई को चाहिए अपने बाद में नाउन, इट्स को चाहिए अपने बाद में नाउन। ठीक है, आ लियोपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अब इट्स के बाद क्या आया है, नाउन आया। जो लेपर्ड होता है वो अपने स्पॉट को चेंज नहीं कर सकता है। आ लेपर्ड कैन नॉट चेंज, किसके, लेपर्ड के लिए इट आया है, इट का एडजेक्टिव के इट्स। जैसे मैं बोलूं आपसे आई कैन हैंडल माई प्रॉब्लम्स, जैसे मैं बोलूं आई कैन चेंज माई हैंड राइटिंग, आई कांट चेंज लिखो, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चेंज माई हैंड राइटिंग, तो आई कांट चेंज माई राइटिंग, आई के लिए मैंने माई लगाया, आई के लिए माई, आई के लिए माई। लेपर्ड के लिए आप इट प्रोनाउन करोगे, एनिमल है, और इट्स स्पॉट, इट्स स्पॉट, इट्स स्पॉट। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। जैसे आई के लिए माई है, ऐसे ही लेपर्ड क्या है, एनिमल है, एनिमल के लिए आप इट प्रोनाउन करोगे यूज, तो इट्स स्पॉट हो जाएगा। द कैट कांट क्लीन इट्स फर, जो कैट है अपने फर को क्लीन नहीं कर सकती, ये नाउन है। तो आगे नाउन दिखते ही ये वाला इट्स नहीं आएगा, ये वाला इट्स आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत इजी है समझना, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अगर आगे आपको नाउन दिख जाती है, एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी इट्स, तो नहीं आएगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ तो हिज आएगा, हिज आईडी कार्ड। एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज आईडी कार्ड आएगा, इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे तो गलत है। द कंपनी हैज, द कंपनी चेंज्ड इट्स रूल, अब ये वाला ठीक है। कैसे, आप बोलोगे द कंपनी चेंज, कंपनी के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, मैं बता रहा हूं क्यों यूज करोगे। कंपनी क्या है, कंपनी है नाउन, नाउन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज होते हैं, कौन कौन से थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट और दे। अब कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है तो ही और सी तो नहीं आ सकता, कंपनी सिंगुलर है तो दे नहीं आ सकता, इट आएगा। इसलिए कंपनी के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, इट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कंपनी चेंज इट्स रूल, आगे रूल नाउन है, तो नाउन है तो अपॉस्ट्रोफी एस वाला नहीं आएगा, सिंपल वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार लॉस्ट इट्स बैलेंस। जो कार है, कार के लिए आप इट प्रोनाउन लगाओगे, ऐसी कार कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो ही सी तो आ नहीं सकता, एक कार है, दे भी नहीं आ सकता, तो इट प्रोनाउन यूज होगा। इट लॉस्ट इट्स, तो ये वाला नहीं, बैलेंस नाउन है। ए एन सी ई वाले और ई एन सी ई वाले वर्ड नाउन होते हैं, तो बैलेंस नाउन है, तो ये वाला इट्स नहीं आएगा, ये वाला इट्स आएगा। ये तो इट इज हो गया ना, इट इज हो गया। आ ट्री लॉसेस इट्स लीव नहीं आएगा, लीव्स क्या है, नाउन है, तो ये वाला इट्स आएगा, ये वाला इट्स। समझ रहे हो, एक पेड़ होता है अपने पत्ते विंटर में, अपने पत्ते, ट्री उसके पत्ते, ट्री इट है तो इट्स लीव होगा। कार इट है, इट्स बैलेंस। कंपनी इट है, इट्स रूल होगा। एवरी स्टूडेंट के लिए ही यूज करोगे, इसलिए हिज आएगा। देखो स्टूडेंट है नाउन, नाउन के लिए आप यूज करोगे थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। अब मेरे भाई प्लूरल तो है नहीं, दे तो नहीं आएगा, व्यक्ति है तो इट तो नहीं आएगा, ही या सी। जब जेंडर क्लियर ना हो, ही को प्रायोरिटी देते हैं। एवरी स्टूडेंट के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे, इसलिए उसका केस हिज आएगा। ठीक है, चलो
वट का रूल इतना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वट आता है, अगर पहले कोई एंटीसीडेंट नाउन नहीं है वट आएगा। दो बातें पता होना चाहिए, वट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बस, बिल्कुल। और आगे बढ़ लो, और आगे ये है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द मशीन इज नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी। ENCY वाले वर्ड हमारे नाउन होते हैं, NC वाले वर्ड हमारे नाउन होते हैं। पेज 13 में नाम आया है, आगे क्या होगा? आगे आप उसका प्रोसीजर फॉलो करो, साइट को देखते रहो, है ना। बताओ भाई, मुझे नहीं पता, सिमरन गुड़िया मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, एक बार उस पे देख लीजिए चार्ट में। आप बोलोगे द मशीन इज नोन फॉर, अब मशीन है तो इट प्रोनाउन यूज करेगी। एफिशिएंसी, इट्स आगे नाउन है, तो नाउन के लिए ये वाला इट्स नहीं आएगा, ये वाला आएगा। जैसे बोल के देखो माई एफिशिएंसी, अगर माई एफिशिएंसी ठीक है तो इट्स एफिशिएंसी। एंटीसीडेंट कोई नाउन होता है भाई, अगर उससे पहले कोई नाउन है तो एंटीसीडेंट है, नहीं है तो नहीं है। इतना आसान है इट्स को करना, आप माई लगा के देख लो, क्या माई रूल हो सकता है? आप बोलोगे माई रूल ही तो होगा, आई एम रूल तो नहीं होगा, माई रूल होगा। इट इज रूल तो नहीं होगा, माई रूल होगा। ठीक है, क्या माई बैलेंस हो सकता है? आप बोलो माई बैलेंस होगा तो इट्स बैलेंस होगा, जहां माई वहां इट्स। आप देखो माई लीव्स हो सकता है, मेरी पत्तियां, ऐसे इट्स लीव्स हो जाएगा। माई आईडी कार्ड हो सकता है, इस तरीके से आपको देखना है। चलो, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन करा दिया, मैंने आपको इट और इट्स में अंतर करा दिया। अब हमारी जो बात आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत मुश्किल नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, सेंटेंस में डूअर और रिसीवर एक हो, सब्जेक्ट ने एक्शन खुद किया हो, उसे रिसीव भी खुद किया हो, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की का यूज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। एक्शन क्या हुआ है? एक्शन हुआ है भाई साहब चांटा मारने का। किसने मारा? आई ने। किसको मारा? खुद को। आई स्लैप्ड माई सेल्फ। एक्शन क्या हुआ है? चांटा मारने का। किसने मारा? मैंने। किसको मारा? खुद को। आई स्लैप्ड माई सेल्फ। जब एक्शन भी वही करे, उसे रिसीव भी वही करे, ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्शन हो। अब आप बोलो सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन ना करके उसके बारे में बताया जाए। जैसे मैं बोलूं आई एम आ टीचर, अब यहां आप बोलोगे सर जी आई भी सब्जेक्ट है और टीचर आई ही तो है, तो ये भी तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं, यहां कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, यहां कोई एक्शन नहीं हुआ है, यहां टीचर आई को बोला गया, आई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है इसका। किसका? सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्ट वाले भी बताऊंगा, है ना। चलो, बहुत लकी हो, आपको अपने मम्मी पापा से थप्पड़ मिल रहे हैं। दुनिया का सबसे लकी इंसान वो है जो अपने माँ बाप और गुरुओं से पिटा है। वो कभी आपने हमारी जनरेशन वालों को आपने कभी सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा, रेयरली केस में देखा होगा। हमारी क्लास में, मैं आपको बताऊं, हमारी क्लास में 12-13 गर्ल्स थी और 17-18 हम बॉयज थे, लगभग 20 का हमारा क्लास में स्टूडेंट्स थे। और जब हमारे टीचर मारा करते थे, बहुत पिटे हैं हम, तो क्वेश्चन कराया,
नहीं हुए खड़े हो जाओ। वो गर्ल्स हाथ ऊपर कर लो, बॉयज मुर्गा बन जाओ। तो जो इंसान 18-20, 15-20 गर्ल्स के बीच मुर्गा बना हो, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट कहां बची है फिर? मुर्गा बनने के बाद फिर हाथ पकड़ के 360 हमें कूटते थे। तो भाई अब एक बात मुझे बताओ, जब मैंने उस लेवल का ह्यूमिलिएशन झेल लिया, ह्यूमिलिएशन उस लेवल का झेल लिया, तो कभी किसी की डांट फटकार, इससे मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा? आजकल के बच्चे, अगर टीचर ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया, पीट दिया, तो भाई साहब माँ बाप एफआईआर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वही बच्चे जब समाज में आके थोड़ी सी बेइज्जती उनको सहन होती है, तो भाई साहब सुसाइड करने लगते हैं, सुसाइड करने में लगते हैं। बताओ। तो हम बहुत लकी हैं, हम बहुत लकी। और एक कंडीशन, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होती थी? लड़कों को मुर्गा बन जाओ लाइन से, लाइन से मुर्गा बना के। और हमारे टीचर इस जल्लाद किस्म के थे, जो डंडा होता था ना, उसको पकड़ने के लिए भी, खुद के लिए देखो कितनी उनके अंदर वो थी, उसको पकड़ने के लिए भी उसके ऊपर कपड़ा लपेटते थे, जिससे कि क्वेश्चन बन जाए, पकड़ने में गद्दा सा फील हो। डंडे के ऊपर कपड़ा लपेट के और फिर डंडा पकड़ के लाइन से मुर्गा बना के फिर पीछे से मारते थे, बहुत मारते थे। इसलिए डिप्रेशन हमारे आसपास साइड से निकल जाता है, डिप्रेशन आने के निकल निकल यहां से। डिप्रेशन हमें नहीं आ सकता भाई। अब थोड़ा बहुत तो आ सकता है, वो अलग चीज है। आजकल के बच्चों में डिप्रेशन इसीलिए है, उन्होंने वो जिल्लत, वो चीजें झेली ही नहीं है। वो क्या जाने 10-15 गर्ल्स के बीच में पिटना कैसा फील होता है। अब पहले दिन पिटे तो बड़ा फील होता है, और फिर जब रोज पिटने लगे तो फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे भाई, है ना? हाँ जी। चलो, अब समझे। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चाटा मारा, सब्जेक्ट ने ही एक्शन किया है। ठीक है, चलो। जो जो मुर्गा बना उसको दिक्कत नहीं है। अब देखो, सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं, सेल्फ या तो आएगा सेल्फ या फिर आएगा सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। अब एम्फेटिक कब होते हैं? जब नाउन ही जोड़ डाले। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद किया ये काम, मैंने खुद किया है ये काम। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। जी बताओ। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब मैं यहां पर देखो, काम कुछ और है, दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। जब सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज किया जा रहा हो, एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। बिल्कुल। तो यहां पर माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है? माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए अगर सेल्फ या सेल्फ्स आए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अंतर समझे? अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, वर्ब से पहले आए एम्फेटिक है, वर्ब के बाद आए रिफ्लेक्सिव है। वर्ब से पहले एम्फेटिक, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव। तो ये तो होगी पहचान। होते कैसे हैं? आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्फ, प्लूरल में लगता है सेल्व्स। क्या लगता है प्लूरल में? सेल्व्स लगता है, सेल्व्स। यू का होता है योर सेल्व्स, ही का होता है हिमसेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्व्स, और दे का होता है देम सेल्व्स। इसका योर सेल्फ भी होता है, आप योर सेल्फ ज्यादा यूज करना, योर सेल्फ। ठीक है। सिंगुलर में सेल्फ, प्लूरल में सेल्व्स। अब एक चीज का याद रखना, कभी भी किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन आए तो उससे पहले जो नाउन आई है वो उसका आएगा, किसी और का आ ही नहीं सकता है। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माई सेल्फ रोहन फ्रॉम इंडिया, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इंडिविजुअल नहीं बन सकता। तो माई सेल्फ रोहन फ्रॉम इंडिया गलत है। आई
एम रोहन फ्रॉम इंडिया होगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आई माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, ये ठीक है, यहां ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि आई के बाद आया है, वर्ब से पहले आया, वर्ब से पहले आया, ऊपर वाला गलत है। अंडरस्टूड है? ही के लिए हिमसेल्फ विल लुक इनटू द मैटर, बिल्कुल ठीक है। ही सब्जेक्ट के बाद आया और एम्फेटिक प्रोनाउन है, वर्ब से पहले आया है। आई माई सेल्फ विल चेक योर नोटबुक, मैं खुद तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा, खुद चेक करूंगा, किसी और पे नहीं कराऊं। वह खुद मैटर को देखेगा, किसी और को नहीं दिखाएगा, खुद देखेगा। बताओ। अतुल देसवाल मेरे भाई, आप मेरे को डीएम करना टेलीग्राम या इंस्टा पे, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उनसे बात करना, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। 13 दिन तक अगर बुक नहीं आई है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन रिसीव करे तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस हम लेंगे। किसका? सब्जेक्ट का लेंगे। अन्य कोई ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है, नहीं आता है। बताओ। एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता, दिमाग तो काम करता है, आपने प्रैक्टिस कम की हुई होती है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग काम करेगा एग्जाम में। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, पर्सनल मैसेज, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली। डीएम मतलब होता है इंडिविजुअली, आप ग्रुप वगैरह में नहीं, पर्सनल मैसेज करो। बताओ। आई पॉइजन मी, अब पॉइजन मतलब जहर। अब मैं तुम्हारे सामने जहर पी के दिखा रहा हूं भाई साहब, मान के चलो ये जहर है। इतना बहुत है, इतना बहुत है जहर, इतना जहर बहुत है या और ज्यादा पीना है? अब मैं पी रहा हूं जहर, मैं करूंगा अमिताभ की तरह, हाँ मैं हाँ उल्टियां करूंगा। अमिताभ ने खीर की उल्टियां की थी जैसे। अब जहर किसने पिया? आई ने। एक्शन हुआ जहर पीने का, किसने किया एक्शन? आई ने। जहर किसको रिसीव हुआ? आई को ही। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव केस आता है, माई सेल्फ आएगा। इतनी सी बात है बस, इतनी सी बात है भाई। 47 पे कोई चांसेस नहीं है एससीएम में, मुझे नहीं लगते 48 पे कोई चांसेस होंगे। ठीक है, चलो। दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, उन्होंने इतना ज्यादा खुद को प्यार किया, उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अब मैंने बोला किसने लव किया? दे ने। किसको किया? खुद को किया। लेकिन दे का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दे का रिफ्लेक्सिव केस होता है देमसेल्व्स। दे का रिफ्लेक्सिव केस होता है देमसेल्व्स। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिफ्लेक्सिव केस गलत यूज कर दिया हो, दे का देमसेल्व्स गलत यूज कर दिया हो, तो ये पूछा जा सकता है, पूछा गया ये प्रीवियस ईयर में। Put you in my position and you will realize the problem faced in my profession. खुद को मेरी जगह रख के देखो, तुम्हें पता चलेगा इस प्रोफेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब पुट मतलब रखो, कौन रखेगा? तुम रखोगे। किसको रखोगे? खुद को ही रखो, ये मैं हूं। तुम खुद को रखो मेरी जगह, खुद को ही रखोगे। रखेगा कौन? तुम ही। किसको? खुद को ही। तो मेरे भाई पुट योर सेल्फ नहीं आएगा। रखने वाला कौन? तुम। रखने वाले किसको? खुद को। तो पुट योर सेल्फ होगा, पुट योर सेल्फ होगा। ठीक है। सी लाइक द डायमंड हर सेल्फ, उसने डायमंड को बहुत पसंद किया। एक्शन वर्ड डायमंड को लाइक करने का, किसने किया? सी ने ही। ठीक है। तो सी लाइक द डायमंड हर सेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ होगा।
क्योंकि सी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर सेल्फ होता है। ठीक है, पुट माई सेल्फ, अच्छा मेरे को रख दो, नहीं, खुद को रखो। इन माई पोजीशन, मेरी जगह तुम खुद को रखोगे। ठीक है, सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। एवरी मदर एंड एवरी फादर वांट्स टू प्रोवाइड द बेस्ट फ्यूचर टू देयर चिल्ड्रन। ये तो ठीक है, ये तो इसका एरर है ही नहीं, तो फिर गलती, हाँ, ठीक है। टू प्रोवाइड द बेस्ट फ्यूचर, ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, ये इसका नहीं है। क्वेश्चन में एरर कहां से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आ हाउस, ये आई नहीं है यहाँ पर, ये टाइप, ये अच्छा ये पार्ट है, ये ए पार्ट है, ऐसे है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक। आ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ नहीं होता, इट का रिफ्लेक्सिव केस होता है इट सेल्फ। तो मैंने बोला एक तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेल्फ और सेल्फ का गलत इस्तेमाल करते, नहीं वहां सिंगुलर ही आएगा, एवरी के बाद सिंगुलर वो भी आती है। ठीक है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्व्स होगा। एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सेल्फ और सेल्फ का गलत इस्तेमाल करके, कि आना चाहिए सेल्फ से लगा दिया सेल्फ, आना चाहिए सेल्फ लगा दिया सेल्फ। ठीक है, एक तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो दूसरा, मेरी कुछ वर्ब्स होती हैं, और यही वर्ब आपको याद करनी है, और फालतू की वर्ब आपको याद नहीं करनी है, और नहीं याद करनी है। अप्लाई, अवेल, अडेप्ट, रिकंसाइल, रिजाइन, अवेंज, अम्यूज, अक्यूट, एक्विट, एक्सर्ट, एडजस्ट, प्राइड, एबसेंट, और एक प्रेजेंट भी लिख लेना। अब एबसेंट प्रेजेंट में एक सिनेरियो है कि अगर आपको दिखे इज एम आर वॉज वर एबसेंट प्रेजेंट, तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा, वो मैं एग्जांपल से बता दूंगा आगे। ये मेरी ऐसी वर्ब है, ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मतलब ये एक सहकर्म, ऐसी क्रियाएं हैं जो कर्म को साथ लेके चलती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऑब्जेक्ट मांगने वाली, ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब। बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब्स मर जाती हैं, ये वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के सुसाइड कर लेंगी, मर जाएंगी। ये वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के रह ही नहीं सकती हैं, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब आप मुझे बताओ सर। ऑब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट मतलब इनके बाद, इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इन्हें अपने बाद चाहिए कोई नाउन या प्रोनाउन। सही बात है। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्हें अपने बाद नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो इनके बाद हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल से समझना, द ऑफिसर एक्विटेड वेल एडवर्ब है, ड्यूरिंग प्रेपो है, द क्राइसिस उसका ऑब्जेक्ट। क्या इस वर्ब को खुद की कोई नाउन मिली, द ऑफिसर एक्विटेड वेल, क्या इसको खुद की कोई नाउन मिली, नहीं मिली, ये गलत है। क्या करूं, सही कैसे करूं, मेरे भाई जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव केस दे दो। ऑफिसर्स प्लूरल है, इनके लिए दे प्रोनाउन यूज करेंगे, तो एक्विटेड के बाद यहां पर लिखो देम सेल्व्स।
अब इनको ऑब्जेक्ट मिल गया, इतनी सी बात है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। और एग्जाम्पल से समझो, सी सब्जेक्ट है, हैज रिकंसाइल्ड मेरी वो वर्ब है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहां तो टू प्रेपो लगा दी। द डिमांड्स तो इस प्रेपो के ऑब्जेक्ट हो गए, ये बिना ऑब्जेक्ट के रह गई। ये बोला मैं मर जाऊंगी बिना ऑब्जेक्ट के, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब चूंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये गलत है। इसे सही करने के लिए इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्या दें? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस, सी का रिफ्लेक्सिव केस होगा हर सेल्फ। ये ऐसे है, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाऊं। आई एंजॉयड, आई एंजॉयड इन द पार्टी, और आई एंजॉयड द पार्टी। इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। हर बैच में मैं एग्जांपल देता हूं, इसलिए हर बैच में देता हूं। आई एंजॉयड द पार्टी और आई एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी, इन द पार्टी। सही कहते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कभी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कहीं थोड़ी बहुत कमी हमेशा रहेगी। आप बोलोगे सर जी एंजॉयड वो वर्ब है जो आपने अभी बताई, देखो ये रही वो वर्ब। एंजॉय इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, एंजॉय लिख लो। एब्स ये लिखा हुआ, ये रही एंजॉय। ये वो वर्ब है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। इस वाले सेंटेंस में एंजॉयड V2 इन प्रेपो, द पार्टी उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट। एंजॉय को कुछ नहीं मिला, मर जाएगी ये। इसे जिंदा करो तो आपको लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। अब ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस बताओ, क्या नीचे वाला सही है? क्या नीचे वाला सही है? नीचे वाला बिल्कुल सही है। आई सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब, द पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है। अब ऊपर वाले का मतलब है मैंने पार्टी में एंजॉय किया, नीचे वाले का मतलब है मैंने पार्टी एंजॉय करी। तो या तो आप पार्टी एंजॉय करोगे या पार्टी में एंजॉय करोगे। पार्टी एंजॉय करी मतलब बढ़िया बढ़िया ब्रांड ब्रांड थी, आपने बढ़िया बढ़िया चखना था, आपने बढ़िया से पार्टी को एंजॉय किया। पार्टी में एंजॉय किया, आपके यार दोस्त फ्रेंड सर्कल थे, आपने बढ़िया से मस्ती करी सबके साथ, तो आपने पार्टी में एंजॉय किया। अंडरस्टूड? नीचे वाला सही है। भाई वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, मिल गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये मेरी वर्ब्स हैं, इनमें आपको खुद बताना है फटाफट। अब मुझे आप थोड़े से मैच्योर लग रहे हो, बिना इतना दिमाग लगाए काम नहीं चला है। इतना तो ये दिमाग एक वो चीज है, जितना खर्च करोगे उतना निखरेगा। इसकी कैपेसिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। और बोल रहा है भाई मैं दिमाग क्यों लगाऊं? तरस आ रहा है भाई मेरे को आप पर, तरस आ रहा है। एक बात बताओ, मुझे जो इंग्लिश आती थी मैंने आप लोगों को पढ़ाई बताई, उससे मेरी इंग्लिश वीक हुई या और अच्छी हुई? उससे मेरी इंग्लिश और अच्छी हुई। तो मैंने इंग्लिश में दिमाग लगाया तो मेरा दिमाग निखरा इंग्लिश में, शार्प हुआ मेरा माइंड। तो दिमाग लगाया करो यार, किस लिए है ये? द स्टूडेंट एक्सर्ट, एक्सर्ट क्या है मेरे भाई? एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स करना जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। आप बोलोगे जी themselves लगा दो, ठीक है, स्टूडेंट्स कर दिया मैंने प्लूरल, themselves हो जाएगा। यू विल हैव टू अप्लाई, आगे टू लग गया, प्रेपो नहीं, प्रेपो दे दी, वर्ब नहीं है, तो यू का रिफ्लेक्सिव केस आ जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। कुछ टेस्ट योर सेल्फ है, कैसे करोगे?
आई प्राइड ऑन प्रेपो है, ये बोला मैं मर जाऊंगे बिना रिफ्लेक्सिव केस के, तो माई सेल्फ आएगा, माई सेल्फ आएगा। वी शुड अवेल ऑफ प्रेपो है, इसको रिफ्लेक्सिव केस नहीं दिया तो यू शुड अवेल योर सेल्फ लगा दो, इतना तो इजी है। द टीचर अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स एबसेंटेड, V2 है, क्या है यहां पर, ये प्रेपो है, यहां पर क्या आ जाएगा, द लीडर के लिए हिमसेल्फ, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहां क्वेश्चन मेरा आया एबसेंट प्रेजेंट वाला, अब मैं यहां बताता हूं आपको एबसेंट और प्रेजेंट, ये मेरे भाई वर्ब भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। अब ये वर्ब कब है, एडजेक्टिव कब है? अब मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस हो प्रेजेंट या एबसेंट, तो यहां वाले इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद एबसेंट प्रेजेंट मेरे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ही इज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, सी इज प्रेजेंट, सी इज एबसेंट, सी वॉज एबसेंट। अगर मैं बोलूं मुझे बताओ क्या ये सही है गलत है, ही इज प्रेजेंट, या मैंने बोला सी वॉज एबसेंट, अगर ये वर्ब होते तो इजएमआर वॉज वर के बाद आपको पता है क्या आता है, इजएमआर वॉज वर के बाद V1 तो नहीं आ सकती, या तो प्रेजेंटेड होता या प्रेजेंटिंग होता, या एबसेंटेड होता या एबसेंटिंग होता। इसका मतलब यहां वाला ये V1 नहीं है, ये V1 नहीं है, ये एडजेक्टिव है, वह प्रेजेंट है। सी के ही के बारे में बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है वह उपस्थित है या नहीं है। इजएमआर वॉज वर के बाद एबसेंट प्रेजेंट एडजेक्टिव होते हैं, अगर कहीं प्रेजेंटेड एबसेंटेड आ गया या प्रेजेंटेड आ गया तो फिर मेरे भाई ये V2 है, तो ये वर्ब है। भाई ये देख लो इजएमआर वॉज वर्ब के बाद ही ये एडजेक्टिव है, वरना ये वर्ब है। आपने देखा था यहां वाले सेंटेंस में एब्सेंटेड है, एब्सेंटेड V2 है, V2 है तो वर्ब है, वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव केस लेगा, एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार भाई एसी चला लो। मसले नहीं, मुश्किल हो गया। कहां पे हिमसेल्फ, कहां पे देमसेल्फ क्यों नहीं आया? मुझे जो लग रहा है, मुझे पता है आपको डाउट कहां आया होगा। देखो आप हमारे स्टूडेंट हो, एक टीचर स्टूडेंट को 15-20 दिन में समझ जाता है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों आया है ना, द जो लीडर है ना ये सिंगुलर है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये तो प्रेपो है, ये तो उसके ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्सिव के सब्जेक्ट का आएगा, और ये बात आपको क्लियर समझ आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आज डलवा दूंगा मैं, आज नाउन की डलवा दूंगा वर्कशीट और फिर प्रोनाउन की। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, जो नाउन प्रोनाउन की वर्कशीट में डलवाऊंगा इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं यूट्यूब पर। आपको सिर्फ डालना है विपिन भाटी सर नाउन वर्कशीट, विपिन भाटी सर प्रोनाउन वर्कशीट, सिर्फ यूट्यूब पर इतना डालोगे आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन। मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो एडिक्विटी बेस्ड नए क्वेश्चंस की कराऊंगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वी इंजॉयड वेरी मच, वैन तो कंजंक्शन है भाई साहब, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, दे दो आर सेल्फ। सी इज ऑलवेज एगर टू एंजॉय, एंजॉय के बाद हर सेल्फ लगाओ, क्योंकि इन टू के बाद V1 आती है, एंजॉय वर्ब है, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, एंजॉय को चाहिए ही चाहिए, टू प्रेपो आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस दे देंगे।
सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस दे देंगे। ये वाला रूल क्लियर है? क्या आपको ये वाला रूल क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करे, एम्फेटिक हो जाएगी जब सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए। कुछ मेरी वर्ब्स हैं, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम रिफ्लेक्सिव केस दे देंगे। अब बेसिकली ये है कुछ मेरी वर्ब्स कि बस देख लो, अब तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था। ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब ये अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं, मतलब कि इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा तो वो गलत होगा। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, ये मेरी ऐसी वर्ब्स होती हैं। कीप मेरी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है। हाइड मेरी एक का इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है। मेरे साथ बोलो 11 बार, 11 बार बोलो, 11 टाइम्स आपको मेरे साथ बोलना होगा। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, 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 कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड। 11 बार मैंने बोला। तो ये ऐसी वर्ब्स है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अगर दे दिया तो गलत है, गलत है। ठीक है। बात एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक है, इसे कर्म ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, अगर रिफ्लेक्सिव केस तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इसे चाहिए ही नहीं, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। सिंपल सा है। ठीक है मेरे भाई। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं हो। आप फास्ट बोल रहे हो, मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये आज से नहीं बोल रहा, ये मैंने आपको वो तरीका बताया। देखो ये, अब देखो ये कुछ वर्ब्स हैं, जब मैं वो वाली पहली वर्ब्स भी बता सकता हूँ आपको, अक्यूट, अवेल, अम्यूज, अमेंज, रिकनसाइल, रिजाइन, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्सर्ट, ये सब वर्ब है मेरी पहली वाली। क्योंकि ये वर्ब चार्ट थे कुछ, ये स्पेशल केस में आते हैं, तो मैंने इनकी लिस्ट बनाई थी शॉर्ट डायरी, और उस शॉर्ट डायरी का मैं रोज रिवीजन किया करता था। उसी से इंस्पायर होके आप लोगों ने बहुत बोला सर अपनी शॉर्ट डायरी निकालो, शॉर्ट डायरी निकालो। तब फिर मैंने आपके लिए एक ऐसी बुक बनाई कि ये चीजें याद करने वाली हैं। ये रूल सीधे सीधे क्यों ना मैं आपको खुद अपने नोट्स दे दूं। जो मेरी बुक है वो एक प्रकार से मेरे खुद के नोट्स, मेरे नोट्स है। नहीं, क्वालिफाई, अगर क्वालिटी लिखा हुआ है गलत है, मैंने नहीं देखा, क्वालिफाई है। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई, क्वालिटी तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सारे वर्ब है, सारे वर्ब है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक चीज और पढ़ना चाहोगे? अब इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन भी एग्जाम में आया था। अब एक चीज पढ़ना चाहोगे या नहीं पढ़ना चाहोगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन थोड़ा सा मैं वैसे तो पढ़ा रहा था, लेकिन उस दिन फिर मैंने बोल दिया कि चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लो आज, आज थोड़ा सा पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाऊंगा, जो वहां वाले रूल है वो वहां पढ़ा दूंगा। एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इसमें नो बडी और नोथिंग और जोड़ लेना, नो बडी और नथिंग, नो बडी और नथिंग।
ये मेरे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूं मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। जी, आज आपने एक बार भी नहीं बोला कि समदन में आई है नहीं। अच्छा, चलो अब बोल देंगे। अब मैंने बोला एनीबडी कैन रेज हिज हैंड, कोई भी हाथ उठा सकता है, तो क्या मैंने किसी निश्चित व्यक्ति के लिए बोला? नहीं बोला निश्चित व्यक्ति के लिए। मैंने बोला एवरी वन इज कैपेबल टू अचीव हिज ड्रीम्स, हर कोई अपने ड्रीम्स को अचीव करने में सक्षम है। तो क्या मैंने किसी इंडिविजुअल को बोला? नहीं। तो जब मैंने इंडिविजुअल की बात नहीं करी है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो जो होते हैं बड़ी वाले या वन वाले, एनी वन, एवरी वन, नो वन, सम वन, एवरीबडी, एनीबडी, नो बडी, समबडी, ये आते हैं किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक व्यक्ति के लिए आते हैं। एनीबडी, एवरीबडी, नो बडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, सॉरी, एनी वन, एवरी वन, नो वन, समवन। अगर मैंने बात कर दी थिंग की, तो थिंग आता है वस्तु के लिए, और ये भी अपने आप में सिंगुलर होता है। अब बात मेरी ये है गरीब एडजेक्टिव, गरीब प्रोनाउन है ये। जैसे मैं, मेरे पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, जो एक इंसान को हैप्पी लाइफ, हैप्पीली लिव करने के लिए चाहिए, वो मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं गरीब नहीं हूं, हाथ पैर सही सलामत है। पहले बहुत बीमार रहता था, अब धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा हूँ, साइटिका भी ठीक होने लगा है, बहुत हद तक ठीक है। तो मैं कोई गरीब नहीं हूँ। गरीब वही है, मुझे आज तक जो सबसे बेस्ट बात लगी, वो राजपाल यादव जी की एक बात लगी, उनसे किसी ने बोल दिया कि सर अब कैसा फील होता है, अब आपका समय थोड़ा सा खराब चला गया। समय खराब? किसने बोला मेरा समय खराब? मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरी जुबान चल रही है, मेरा हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, इसको आप समय खराब बोलते हो? समय खराब उनका होता है साहब, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, लकवा मार गया है, जुबान नहीं चल रही है, पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, हार्ट फेल हो गया है, किडनी खराब हो गई है, कैंसर हो गया है, एक्सीडेंट में हाथ पैर कट चुके हैं, उनका होता है समय खराब। अगर मेरी पूरी बॉडी फिट है, किस बात का मेरा समय खराब है? वो ना, उसने मुझे अंदर तक, पहले मैं थोड़ा बहुत सोच लिया करता था कि यार नहीं ऐसा हो, ये वो, शायद हम इतने लकी पर्सन नहीं है, ये वो, उस उसको देखने के बाद मेरा एकदम से मतलब थॉट प्रोसेस ही बदल गया है। अब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत बहुत अच्छा समय चल रहा है मेरा, आप लोगों को भी यही मानना चाहिए। अगर आप इस सक्षम हो कि आप एक फोन में एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, शाम के टाइम खाना बेशक रूखा मिले, मिल पा रहा है, आपकी जुबान सही चल पा रही है, बोल पा रहे हो, आप आंखों से देख पा रहे हो, हाथों से काम कर पा रहे हो, पैरों से चल पा रहे हो, आपसे लकी कोई है ही नहीं। आपका समय खराब हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ जी, ठीक है। अब ये बात यहां तक कैसे आई? ये बात यहां तक इसलिए आई, गरीब अमीरी से आई। तो मेरे भाई ये गरीब प्रोनाउन है। अब देखो कैसे है ये गरीब प्रोनाउन, ये केस उधार लेते हैं। आई एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, एडजेक्टिव केस माई हो गया, पजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब मुझे बताओ कि एवरीबडी, ये भी एक प्रोनाउन है। अब भाई साहब ये तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गए, इसका एडजेक्टिव केस क्या है, रिफ्लेक्सिव केस क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है? बताओ क्या है इसका? दिख तो पा रहा है, कम दिख पा रहा है, तब भी बहुत लकी हो, बहुत लकी हो।
कभी ये इमेजिन करके देखो, जिनको कम दिख पा रहा है, आधे घंटे के लिए आंखों पे पट्टी बांध के देखो। जो पैर से थोड़े से प्रॉब्लम है चलने में, 1 घंटे के लिए अपने पैर को ऊपर बांध के एक पैर पे चल के देखो। जिनको थोड़ा कम दिख पा रहा है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बिल्कुल ब्लाइंड आधे घंटे के लिए होके देखो, तो आपको पता लग जाएगा आप कितने लकी हो। जो थोड़ा सा हकला के बोलते हैं, वो आधे घंटे के लिए अपनी जीभ को बंद करके बोल के देखो, बिना जीभ के बोल के देखो, तो आपको पता लगेगा आप कितने लकी हो। पता लगेगा आप कितने लकी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अविनाश गुप्ता जी, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। गरीबी आपको सब कुछ सिखाती है। गरीबी आपको इस समाज का रियलिटी चेक देता है। रियलिटी चेक देती है गरीबी। बुरा वक्त बहुत जरूरी है। जिसने लाइफ में बुरा वक्त नहीं देखा ना, वो बहुत अनलकी है। बहुत अनलकी है। बहुत ज्यादा अनलकी है। लकी वही है जिसने लाइफ में बुरा वक्त देखा है। हाँ जी, चलो। अब एवरीबडी के पास अपने केस है नहीं है। अब मैंने बोला आई डू माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आई को तो मैंने माई दे दिया। अब मैंने बोला एवरी बडी डज शुड, आई शुड डू बोल दूं, शुड डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इसको कौन सा केस दूं? इसको मैं किसका केस दूं? बताओ। बहुत बढ़िया कविता जी, सिस्टर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। थैंक यू बोला करो भगवान को अगर उसने आपको बुरा वक्त दिया। हमने तो बहुत देखा है, तुम बिलीव नहीं करोगे इतना बुरा वक्त हमने देखा है। जो अपने आप में यहाँ पर आप ये बोल रहे हो ना, सर मेरी बराबर आपने बुरा वक्त नहीं देखा होगा, मैं उनसे बता सकता हूँ, उनसे बात करके बोल सकता हूँ कि शायद मैंने आपसे भी ज्यादा बुरा वक्त देखा हो, और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आज भी। उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। बताओ। चलो, मेरे भाई, मैं इसके पास अपने केस नहीं होते हैं, ये केस लेते हैं ही से उधार। बात ऐसे है, बस आपको ये मैं समझाने वाला था कि बस मुझे आपको ये समझाना था, बडी और वन वाले सिंगुलर ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर मुझे इनके केस चाहिए तो केस हमेशा उधार देता है थर्ड पर्सन, ही सी इट और दे, केस उधार देता है ये। भाई आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। बताओ अब ये कौन से पर्सन है? कहां गई भाई वो? रुको, ये कौन से पर्सन है? मैंने बोला आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब ये सारे थर्ड पर्सन है। तो अगर आपके घर में चीनी खत्म होगी तो आप पड़ोसी से तो चीनी मांगोगे, पड़ोसी से चीनी मांगोगे। नमक खत्म हो गया तो पड़ोसी से नमक मांगोगे। तो ऐसे ही ये मेरे सारे थर्ड पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो ये वन बड़ी थिंक वाले थर्ड पर्सन से केस मांगेंगे, थर्ड पर्सन से केस मांगेंगे। अब मेरे भाई ये आते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, अब इट तो हो गए निर्जीव के लिए, इट से केस नहीं ले सकते। अब ये होते हैं सिंगुलर, दे है प्लूरल, ये दे से भी केस नहीं ले सकते। अब ये किससे केस लेंगे? किससे केस लेंगे? बताओ आप मुझे। ये मेरे भाई ही या सी से केस लेंगे। लेकिन एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, पता चल रहा है लड़की है लड़का, जेंडर क्लियर नहीं है। तो आपको लगता है ग्रामर अंग्रेजों की है, वहां भी पुरुष प्रधानता चलती है। जब जेंडर क्लियर ना हो, मैं प्रायोरिटी मेल को दूंगा, प्रायोरिटी मेल को दूंगा। तो मेरे भाई बडी और वन ही से केस उधार लेते हैं। अब वही सोचो,
थिंग जो होता है, अब थिंग वस्तु के लिए आता है, ही व्यक्ति के लिए आता है, सी व्यक्ति के लिए आता है, तो ये तो अब नहीं आ सकते। अगर मैं थिंग की बात करूं, ये आ गया बड़ी वाला केस। अब मैं थिंग की बात करता हूं, मेरे पास वही ऑप्शन है, ही, सी, इट और दे, यही मेरे पास ऑप्शन है। पहली बात, थिंग है सिंगुलर, तो दे तो नहीं आएगा। दूसरी बात ये है नॉन लिविंग बीइंग, तो ना ही आएगा ना सी आएगा। तो थिंग अपने केस उधार लेता है इट से, थिंग अपने केस इट से उधार लेगा। अब इट से उधार लेने का मेरा मतलब है, जब भी आपको एवरीथिंग दिख जाए उसके ऊपर इट लिख दो। इट वॉज इन, तो देयर नहीं होगा, पजेसिव केस इट्स का आएगा, इट्स प्रॉपर प्लेस, वॉजंट इट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रॉपर प्लेस नाउन है तो इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा। सब्जेक्ट है एवरीथिंग, एवरीथिंग केस लेगा इट से उधार, तो इट वॉज इन इट्स प्लेस होगा। ऐसा आपको करना है। नाउ इट हैज फाइनली ड्रॉन अपॉन दैट वन शुड, अब ये वन वाला आ गया, ये तो आपको फिर अब मेरे को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ाना पड़ेगा। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। जैसे मैंने बोला एवरी वन शुड रेस्पेक्ट, एवरी वन के लिए आप ही लिखोगे, तो ही के लिए तो हिज बिल्कुल ठीक है, हिज बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग के लिए इट लिख दो, इट के लिए हिज गलत है, इट्स लिखो। ऐसे है बात। बस आज टाइम हो गया, मैं स्पेशल क्लास तो लगाऊंगा नहीं 15-20 मिनट के कंसेप्ट के लिए, और मैं इसे चाहता भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ाना चाहता था, तो मैं बाकी का इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, वन वाला भी वहीं पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। अब मंडे होगा हमारा सेशन, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल फाड़ू क्लास, फाड़ू चैप्टर चलने वाला है मंडे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश को समझने के लिए उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ है ही नहीं, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक टेंस, और दोनों ही आपको ऐसे अंदाज में पढ़ाऊंगा कि आप याद रखोगे कि किसी टीचर ने तुम्हें पढ़ाई है इंग्लिश। नाउन के जो डाउट हैं, अगर वो सारे डाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लियर ना हो जाएं, प्रोनाउन के जो डाउट हैं अगर वो सारे डाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लियर ना हो जाए, तो कहना। नाउन प्रोनाउन का सारा रिवीजन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना करा दूं तो बोलना। अब कैसे पढ़नी है ग्रामर बुक, रिवीजन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराते ही फिर आपको अपना रिवीजन शुरू करना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं अभी आपको, मैं तो खुद चाह रहा हूं वर्कशीट ना भी दूं नाउन और प्रोनाउन की, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्वेश्चन करना आप तब सीखोगे। क्लास हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अब जिसको जाना है जा सकता है, जिसके अब अपने पर्सनल डाउट है, जैसे लव गौतम जी है, पर्सनल डाउट के लिए मैं लास्ट की 5 मिनट रखता हूं। अब आप मेरे से अपने मतलब पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो जो जाना चाहता है जा सकता है। बिल्कुल, अब पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर वर्कशीट में डालूंगा, मैं जैसे नाउन की दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन से नहीं हो पाएंगे आपसे नाउन के, पहले ही बता रहा हूं, नाउन के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे कुछ, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद वो भी होने लगेंगे। बताओ, और बताओ भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो खरीदना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। पौधे में से 2 ठीक हुए हैं, बहुत कम ठीक हुए हैं। हाँ, बुक में एक आध टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम्पल और कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी, या तो एग्जाम्पल में मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। बताओ, एवरीबडी सिंगुलर होता है, एवरीवन सिंगुलर होता है, बडी वन सब सिंगुलर होते हैं। सुमित जी, मैं पर्सनली किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर्सनली नहीं बोलना चाहता हूँ, सॉरी। मैं उस लायक हूं भी नहीं कि मैं किसी टीचर को पर्सनली जज कर सकूं। बताओ, और बताओ। सीजीएल में भी काफी वक्त लगेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा।
सब दिया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो एडजेक्टिव के साथ पढ़ाता हूं मैं। अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स एडजेक्टिव के साथ पढ़ाता हूँ। प्रेशर सिर्फ क्लास ले, नोट्स बनाए, जो टीचर बोले उसे फॉलो करें, जो भी टीचर बोले उसे फॉलो करें। हैंड रिटन नोट्स आपके पीडीएफ में ही होते हैं, क्लास के बराबर में अटैच होते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट का क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, बाकी का मुझे नहीं पता है। बताओ। सब बढ़िया है। हमसे, मेरे से तो सब बढ़िया है, ये मान लो बस। मैं यही बोलूंगा। नहीं, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती, आपको रिवीजन करना होता है। लिंकिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब, और बी के बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो वहां पर इज एम आर वॉज वर्ब लिंकिंग वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी या वी थ्री आए तो वहां पर इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। बताओ। और बताओ, कितनी बार टेलीग्राम में पीडीएफ डालूं मैं, सॉरी। एबीसीडी तो आपको आती होंगी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं आती। चलो, अब आपका कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं मुझे नजर आ रहा है, तो अब हम क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे मंडे, नए चैप्टर, नई शुरुआत, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। अब तक आपकी क्लासेस रह गई हैं, वो सारी जरूर देख लेना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।